हेलो एवरीवन, आज की टॉपिक है डायरेक्शनल कपलर्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे माइक्रोवेव कंपोनेंट के बारे में जिसका इस्तेमाल मैजिक टी की तरह किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि माइक्रोवेव कंपोनेंट के अंतर्गत मैजिक टी आते हैं। मैजिक टी जो होती है वो 4 पोर्ट डिवाइस होती है, जिसमें एक पोर्ट पर सिग्नल देने पर दो पोर्ट से प्राप्त होती है, या दो पोर्ट पर सिग्नल देने पर एक पोर्ट से प्राप्त होती है, जबकि नेक्स्ट थर्ड पोर्ट से प्राप्त नहीं होती है। सेम उसी प्रकार डायरेक्शनल कपलर्स एक ऐसा माइक्रोवेव कंपोनेंट डिवाइस होता है जिसमें किसी एक पोर्ट पर सिग्नल देने पर नेक्स्ट 2 पोर्ट्स पे सिग्नल प्राप्त होती है, और इसका इस्तेमाल जनरली पावर मेजरमेंट के रूप में भी किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि डायरेक्शनल कपलर क्या है या किस प्रकार ऑपरेट करता है। डायरेक्शनल कपलर के अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो डायरेक्शनल कपलर जो होता है वो 4 वेवगाइड के पीसेस से मिलकर बनाया जाता है। जैसे 4 वेवगाइड, जैसे रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स जो नॉर्मली होते हैं, जैसे पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4, ये 4 वेवगाइड के पीसेज हैं। इनको मिला करके यह डायरेक्शनल कपलर बनाया जाता है। इस वेवगाइड में 4 वेवगाइड जंक्शंस होते हैं। इसमें 4 जंक्शंस होते हैं, पोर्ट 1 की तरफ, पोर्ट 2 की तरफ, पोर्ट 3 की तरफ एंड पोर्ट 4 की तरफ। इसमें जो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 जो होते हैं ये प्राइमरी वेवगाइड्स कहलाते हैं, जबकि पोर्ट 3 और पोर्ट 4 जो है सेकेंडरी वेवगाइड्स कहलाते हैं। तो इसमें 2 तरह के वेवगाइड्स है, प्राइमरी वेवगाइड्स पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 एंड सेकेंडरी वेवगाइड्स पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4। तो इस प्रकार इसमें टोटल जो 4 वेवगाइड्स होती हैं, इसमें जो वेवगाइड्स होती है इनकी कपलिंग जो होती है पोर्ट 1 और पोर्ट 3 के बीच में बिल्कुल भी नहीं होती है। उसी प्रकार पोर्ट 2 का कपलिंग पोर्ट 4 से नहीं होता है। यानी कि पोर्ट 1 की कपलिंग केवल पोर्ट 2 और पोर्ट 4 से है, उसी प्रकार पोर्ट 2 की कपलिंग पोर्ट 1 पोर्ट 3 से है, पोर्ट 3 की कपलिंग पोर्ट 2 एंड पोर्ट 4 से है, और पोर्ट 4 की कपलिंग जो है पोर्ट 1 और पोर्ट 3 से होता है। तो इसमें जो होती है कि एक वेवगाइड की कपलिंग जो है नेक्स्ट वेवगाइड्स की कपलिंग के साथ नहीं होता है। तो इसमें पोर्ट 1 पोर्ट 2 के बीच में कोई कपलिंग नहीं है, यानी कि पोर्ट 1 में अगर कोई सिग्नल देंगे तो पोर्ट 3 पे प्राप्त नहीं होगा। उसी प्रकार अगर पोर्ट 2 पे सिग्नल देंगे तो पोर्ट 4 पे सिग्नल प्राप्त नहीं होगी। तो जब भी इसमें सिग्नल प्रोवाइड की जाती है पोर्ट 1 में, तो यह पोर्ट 2 और पोर्ट 4 के थ्रू पास मिलती है आउटपुट के रूप में, या पोर्ट 2 पे अगर कोई इनपुट सिग्नल देंगे तो वह पोर्ट 1 और पोर्ट 3 पे मिलेगा, पोर्ट 4 पे नहीं मिलेगा। सेम उसी तरह पोर्ट 3 पर अगर कोई सिग्नल देंगे तो पोर्ट 2 एंड पोर्ट 4 पे मिलेगा, पोर्ट 1 पे नहीं मिलेगा। या फिर पोर्ट 4 पे अगर कोई इनपुट सिग्नल देंगे तो उसका आउटपुट वेव जो होगा वो पोर्ट 1 पोर्ट 3 पे मिलेगा, जबकि पोर्ट 2 पे नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि यह किस प्रकार ऑपरेट करता है। यह एक बेसिक स्ट्रक्चर है डायरेक्शनल कपलर के ऑपरेशंस का। इसमें जो इस डायरेक्शनल कपलर की जो कपलिंग फैक्टर जो होती है वो 10 log 10 P1/P4 होती है। तो इसमें जो कपलिंग फैक्टर निकालते हैं डीबी में, इसका जो मान होता है वो P1/P4 का जो है लॉगरिथम होता है। उसी प्रकार इसकी जो डायरेक्टिविटी जो होती है डीबी में वह P4/P3 के अराउंड होती है। एक आइडियल डायरेक्शनल कपलर के लिए डायरेक्टिविटी जो है इनफाइनाइट होना चाहिए। फॉर आइडियल डायरेक्शनल कपलर डायरेक्टिविटी शुड बी इनफाइनाइट। तो अगर कोई डायरेक्शनल कपलर काफ़ी परफेक्ट है या फिर आइडियल है तो उसकी डायरेक्टिविटी जो है इनफाइनाइट होनी चाहिए। इनफाइनाइट तभी होगी जब P3 का मान जो है अप्रॉक्सीमेट 0 होगा। जैसा कि हम अभी आपको बताएं कि इसमें जो अगर कोई सिग्नल पोर्ट 1 पे दी जाएगी तो वह पोर्ट 2 और पोर्ट 4 पे मिलेगी, पोर्ट 3 पे बिल्कुल भी सिग्नल प्राप्त नहीं होगी। तो पोर्ट 3 का जो पावर जो होगा आइडियल के लिए 0 होगा, जिससे इसकी डायरेक्टिविटी जो है इनफाइनाइट हो जाएगी। तो आइडियल डायरेक्शनल कपलर के लिए इसकी जो डायरेक्टिविटी है वह इनफाइनाइट होना चाहिए, या फिर कोई परफेक्ट या फिर कोई बेस्ट अगर कोई डायरेक्शनल कपलर बना हुआ है तो इसकी जो डायरेक्टिविटी होती है वह काफ़ी अधिक होनी चाहिए। ये इसकी जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं। अगर इसके ऑपरेशंस को देखें तो यहाँ पे इस डायरेक्शनल कपलर के स्ट्रक्चर में जो इसके सेंटर में जो होता है पोर्ट 1 और पोर्ट 3, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 4 के बीच में जो है 2 होल्स होते हैं। पी पर यहाँ पर एक होल पी के रूप में है, यहाँ पर एक होल पी क्यू के रूप में है। और ये जो 90 डिग्री के फेज शिफ्टर्स होते हैं इनके बीच का जो लेंथ होता है वो लैम्डा G/4 होता है, जहाँ पे लैम्डा जी जो है इसमें जो वेव गाइड इस्तेमाल की जा रही है इस वेव गाइड की जो है गाइड वेवलेंथ है। तो इसमें जो 2 होल्स होते हैं वो लैम्डा G/4 के रूप में होता है। अगर ये 6 पोर्ट वाला अगर कोई डायरेक्शनल कपलर होगा तो उसके बीच में भी एक और होल्स होंगे यहाँ पर, तो उसके बीच में भी जो गैप होता है वो लैम्डा G/4 होगा।
अगर इसके ऑपरेशंस को देखें तो जब भी कोई इनपुट सिग्नल पोर्ट 1 पर अगर दी जाती है तो वह इनपुट सिग्नल जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए इन दोनों होल से पास होते हुए पोर्ट 2 की तरफ प्राप्त होगी। तो इसमें 2 सिग्नल जो है प्राप्त होगी पोर्ट 2 की तरफ, और ये दोनों सिग्नल जो पोर्ट 2 की तरफ सीधे सिग्नल फॉरवर्ड वेव के रूप में प्राप्त होगी। तो पोर्ट 1 पर इनपुट जब देने पर पोर्ट 2 से आउटपुट वेव प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार अगर पोर्ट 4 की तरफ अगर देखें तो पोर्ट 1 में जब कोई इनपुट सिग्नल दिया जाएगा तो वह इनपुट सिग्नल जो है होल पी और होल क्यू से पास होते हुए पोर्ट 4 पे प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे इनपुट वेव अगर आउटपुट 4 की तरफ जाएगी तो यहाँ से इनपुट सिग्नल जो है इस होल से पास हो जाएगी, उसके बाद सीधे यह जो है इनपुट वेव जो है पोर्ट 4 की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। सेम उसी प्रकार अगर दूसरे सिग्नल की बात करें तो यहाँ से जो इनपुट सिग्नल है इनपुट सिग्नल जो फ्लो हो रही है वो क्यू होल से पास होते हुए पोर्ट 4 की तरफ पास होगी। तो इस प्रकार जो 2 वेव्स मिलेंगी इनपुट सिग्नल की, ये दोनों वेव जो है फॉरवर्ड वेव है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में दोनों सिग्नल एडेड हो जाएगी तो पोर्ट 4 पे भी जो है आउटपुट सिग्नल प्राप्त होगा। तो पोर्ट 1 पे इनपुट सिग्नल देने पर पोर्ट 2 की तरफ फॉरवर्ड वेव मूव करने की वजह से यहाँ पे एडेड होकर आउटपुट मिल जाएगा। उसी प्रकार पोर्ट 4 पर भी जो है इनपुट सिग्नल जो है फॉरवर्ड वेव के रूप में एडेड होकर के और पोर्ट 4 पर भी आउटपुट सिग्नल प्राप्त होगी। जबकि अगर पोर्ट 3 की बात करें तो पोर्ट 1 पर इनपुट सिग्नल देने पर यह सिग्नल जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी या रिवर्स डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये सिग्नल जो है इसमें कैंसिल्ड हो जाएंगी। तो पोर्ट 1 जो है पोर्ट 3 से कपल्ड इसीलिए नहीं है क्योंकि इसमें पोर्ट 1 पे इनपुट सिग्नल देने पर सिग्नल को बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा और बैकवर्ड डायरेक्शन की दोनों सिग्नल जो होंगी आपस में कैंसिल्ड हो जाएंगे आउट ऑफ फेज में होने की वजह से। तो इस प्रकार पोर्ट 3 पे बिल्कुल भी आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। तो जब भी पोर्ट 1 पे कोई इनपुट सिग्नल दिया जाएगा तो वह पोर्ट 2 और पोर्ट 4 पे प्राप्त होगा। सेम उसी तरह अगर पोर्ट 2 की अगर बात करें तो पोर्ट 2 पे अगर कोई इनपुट सिग्नल दिया जाता है तो यह जो है पोर्ट 1 की तरफ प्राप्त होगा और पोर्ट 3 की तरफ प्राप्त होगा, क्योंकि पोर्ट 1 पोर्ट 3 जो है पोर्ट 2 से फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि पोर्ट 4 जो है रिवर्स डायरेक्शन में है यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो पोर्ट 2 पे जब कोई इनपुट सिग्नल देंगे तो पोर्ट 4 की तरफ बिल्कुल भी इनपुट सिग्नल प्राप्त नहीं होगी, आउटपुट सिग्नल प्राप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार पोर्ट 2 में सिग्नल देने पर पोर्ट 1 पोर्ट 3 पर ही मिलेगा, पोर्ट 4 पे बिल्कुल भी सिग्नल प्राप्त नहीं होगा। तो ये सब हैं इसके बेसिक्स ऑपरेशंस ऑफ डायरेक्शनल कपलर्स। अदर माइक्रोवेव कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो माइक्रोवेव कंपोनेंट के रूप में वेव गाइड, कॉर्नर्स और बैंड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो माइक्रोवेव गाइड, कॉर्नर्स और बैंड्स जो होते हैं इनका जनरली इस्तेमाल जो है सिग्नल में फेज शिफ्टिंग कराने के लिए होता है, या फिर जब किसी वेव गाइड केबल को अगर जो टर्न कराना हो, रोटेट कराना हो, कहीं पर अगर मूव कराना हो या रोटेट कराना हो तो वहाँ पर इस तरह के बैंड्स और कॉर्नर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं माइक्रोवेव गाइड्स, वेव गाइड्स और बैंड्स के। इसमें जो फर्स्ट बैंड जो है वो एच प्लेन बैंड है, सेकंड बैंड जो है वो एच प्लेन मिटर्ड बैंड है, और थर्ड जो बैंड है कॉर्नर है वह ई प्लेन डबल मिटर्ड कॉर्नर है। तो यहाँ पर जो एच प्लेन का बैंड है ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है। तो यहाँ पे कुल ये 3 प्रकार के बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वेव गाइड, कॉर्नर्स और बैंड्स के। अगर फर्स्ट बैंड की बात करें तो यह जो है एच प्लेन बैंड है, यानी कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होती है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के पैरेलल होती है। अगर इस तरह के कॉर्नर की बात करें तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लोमेंट होता है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के इन फेज में होती है। सेम उसी प्रकार अगर इस कॉर्नर की भी अगर बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वह डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के पैरेलल में होती है। तो यह जो बैंड जो होता है यह बैंड जो होता है अगर सर्कुलरली अगर किसी वेव गाइड को रोटेट कराना हो तो वहाँ पर जो है इस तरह के बैंड का इस्तेमाल करते हैं। तो यह बैंड जो होता है 2 केबल को आपस में टर्न करने के लिए वहाँ पर इस तरह के बैंड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें रिफ्लेक्शन को रोकने के लिए बैंड को जो होता है काफ़ी स्लो रूप से टर्न कराया जाता है, स्लो रूप से मोड़ा जाता है। अगर बैंड को या कॉर्नर को अगर शार्पली अगर टर्न आउट करा देंगे, शार्पली अगर मोड़ देंगे, जैसे यहाँ पर ये नुकीला पार्ट दिख रहा है, यहाँ से शार्पली जो है नुकीले के रूप में जो है ये मुड़ा हुआ है, तो अगर नुकीले के रूप में अगर बैंड को अगर टर्न कराया जाए तो इसमें सिग्नल का जो है रिफ्लेक्शंस काफ़ी ज़्यादा होगा। तो सिग्नल जो होगी इनपुट वेव की तरह काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्टेड हो जाएगी और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है इनपुट सिग्नल जो है काफ़ी कम मात्रा में मूव करेगी, जिससे जो है आउटपुट इंडियन लोड सिरे पर जो है पावर लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस प्रकार बैंड्स और कॉर्नर को जो है इस प्रकार एडजस्ट करके टर्न या मोड़ा जाता है ताकि इसमें रिफ्लेक्शंस मिनिमम से मिनिमम हो सके या बिल्कुल भी ना हो। तो रिफ्लेक्शंस को रोकने के लिए इसको जो है एक सर्कुलरली पाथ के रूप में स्लो रूप से मोड़ा जा रहा है ताकि इसमें से रिफ्लेक्शंस ना हो।
उसी प्रकार अगर दूसरे बैंड की बात करें तो यह एच प्लेन मीटर्ड बैंड है। यहाँ पर यह मीटर्ड पाथ है, यहाँ पर यह शार्प नुकीला पाथ है। तो शार्प नुकीले पाथ होने की वजह से सिग्नल का रिफ्लेक्शंस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस रिफ्लेक्शंस को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे मीटर्ड पाथ बनाया जाता है। मीटर्ड जो होता है शार्प नुकीले का कटिंग पार्ट होता है। तो यहाँ पर जब सिग्नल यहाँ से जब इनपुट के रूप में टर्न इन करेगी तो ये सिग्नल जो होगी शार्पली रिफ्लेक्टेड न होकर के इसकी दीवारों के सहारे रिफ्लेक्टेड होकर इसमें आगे की तरफ मूव करेगी। इससे रिफ्लेक्शंस काफ़ी कम होगा, लगभग नेग्लेजिबल होगा। तो यह जो कॉर्नर होता है, यह कॉर्नर जो होगा सिग्नल के रिफ्लेक्शंस को भी रोक देगा और वहाँ पर केबल को जहाँ टर्न किया जा रहा है वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल हो जाता है। सेम उसी प्रकार अगर इस कॉर्नर का इस्तेमाल करें तो यह डबल मीटर्ड जो है कॉर्नर है। इसमें 2 मीटर्ड है, एक इस पार्ट पर है, एक इस पार्ट पर मीटर्ड है। इसमें इनपुट सिग्नल जैसे यहाँ पर कोई फ्लो कराया जाता है तो सिग्नल जो है कॉर्नर से न होते हुए इसके दीवारों के सहारे आसानी से दीवारों पर रिफ्लेक्टेड होते हुए इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू जो है आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, जिससे बिल्कुल भी इसमें पावर लॉसेस नहीं होंगे। तो ये सब थे वेवगाइड्स, कॉर्नर्स एंड बैंड्स। इसका इस्तेमाल माइक्रोवेव कंपोनेंट के रूप में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। टेपर एंड ट्विस्ट सेक्शंस, तो माइक्रोवेव कंपोनेंट के रूप में टेपर एंड ट्विस्ट सेक्शंस भी होते हैं। टेपर्स का इस्तेमाल जो होता है जनरली दो अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर के वेवगाइड को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक टेपर का फिगर बना हुआ है, यह टेपर जो है सर्कुलर टू रेक्टेंगुलर वेवगाइड का टेपर है। तो इसमें अगर हमारे पास कोई वेवगाइड जो है सर्कुलर है, अगर सर्कुलर हमारे पास कोई वेवगाइड है और उस वेवगाइड को अगर रेक्टेंगुलर वेवगाइड के साथ अगर जोड़ना हो, जैसे कोई 2 केबल हमारे पास है, एक सर्कुलर वेवगाइड का है और एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड का है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ना हो तो यह ज्वाइंटर के रूप में इस तरह के टेपर का इस्तेमाल करते हैं, सर्कुलर टू रेक्टेंगुलर वेवगाइड। तो सर्कुलर वाले वेवगाइड को जो है सर्कुलरली पाथ से ऐड करेंगे और रेक्टेंगुलर वाले पार्ट को जो है रेक्टेंगुलर पार्ट से ऐड करते हैं, जिससे सर्कुलर वेवगाइड और रेक्टेंगुलर वेवगाइड आपस में जुड़ जाती है और सिग्नल जो है आसानी से इसमें फ्लो कर जाती है। सेम उसी प्रकार एक ट्विस्ट सेक्शन होता है, यह 90 डिग्री का ट्विस्ट सेक्शन है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 90 डिग्री का फेज शिफ्टिंग कराना हो तो इस तरह की ट्विस्ट सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। 90 डिग्री का जो ट्विस्ट सेक्शन होता है, इसमें अगर कोई रेक्टेंगुलर वेवगाइड जो है, जैसे कोई अगर रेक्टेंगुलर वेवगाइड खड़ा रखा हुआ है और कोई रेक्टेंगुलर वेवगाइड जो है दीवार ज़मीन पे जो है बिल्कुल एच प्लेन पर रखा हुआ है, तो इस तरह के दोनों वे केबल्स को आपस में जोड़ने के लिए 90 डिग्री ट्विस्ट सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो 90 डिग्री ट्विस्ट सेक्शन जो होता है इसका वर्टिकल पार्ट से और जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो हॉरिजॉन्टल पार्ट से ऐड कर देते हैं, जिससे सिग्नल जो आसानी से इसमें प्रोपेगेट कर जाती है। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 90 डिग्री का फेज शिफ्टिंग चाहिए तो यहाँ पर 90 डिग्री का ट्विस्ट सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।